नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 को क्रॉस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं, दिया है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर हमें प्रूफ करना है ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप संकेतों का अर्थ तो बखूबी जान रहे होंगे। ठीक है, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों वेक्टर्स हैं क्योंकि इनके ऊपर एरो लगा है। इसी तरह से यहाँ पे ए और बी वेक्टर है, वो बात अलग है कि यहाँ पे क्रॉस किया गया है और यहाँ पे डॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ए और बी सिंपल लिखे हैं, कोई भी एरो इनके ऊपर नहीं है, यहाँ पे कोई एरो नहीं लगा। इसका मतलब ये क्या है, ये ए जो है वो वेक्टर ए का मॉड है, मॉडुलस है। ठीक है, इसी तरह से बी जो है वो क्या है, बी का मॉड है, मॉडुलस है या मैग्नीट्यूड है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है कि हाउ टू सॉल्व, है ना, कैसे इसको अप्रोच करें हम। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है और अच्छा भी है। ठीक है, आ सकता है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसलिए छोटे में ही 2-3 मार्क्स में ही आएगा, लेकिन अच्छा है। ठीक, देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, अगर राइट हैंड साइड प्रूफ कर लेगा तो मतलब सही है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम LHS लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ए क्रॉस बी, ठीक है, का मॉड प्लस ए डॉट बी का मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए आएगा क्या इसमें। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए आप कि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब आपको सदिशों का बिंदु गुणनफल जब बताया गया था तो वहां पे आपने एक बात सीखी होगी, वो ये थी, ठीक है, याद आया। ठीक है, कि अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब होता है ए डॉट ए। ठीक है, जहां पे ए एक वेक्टर है, इसी बिहाफ पे, सेम एनालॉजी पे हम ये लिख सकते हैं दोस्तों, सेम एनालॉजी पे हमने ये लिख लिया क्योंकि जान लीजिए यहाँ पे ए एक वेक्टर है और यहाँ पे ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है। आप इसको एज अ सिंगल वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट कर देना, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे, लेकिन ए क्रॉस बी को अंदर सॉल्व करेंगे। हमें पता है दोस्तों ए क्रॉस बी करने पे क्या आता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन आपको पता है ए क्रॉस बी करने पर क्या आता है, एक वेक्टर आता है, और वेक्टर है तो डेफिनिट डायरेक्शन होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे साइड में एन कैप भी होता है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, एन कैप भी होता है, ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक, बीच में प्लस ए डॉट बी। अब देखिए ए डॉट बी करने पर कितना आता है, ए बी कॉस थीटा। और दोस्तों ए डॉट बी करने पर कोई एन कैप जैसी चीज नहीं आती, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ए डॉट बी करने पर जो आता है वो स्केलर होता है। स्केलर है तो कोई भी एन कैप जैसी चीज नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो रिफर करती है डायरेक्शन को, और यहाँ ए डॉट बी करने पर जो आता है वो स्केलर होता है, उसमें डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और LHS को एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए इसमें करना क्या है हमको, ए बी कॉस थीटा, सॉरी ये साइन थीटा है ना, यहाँ साइन थीटा होगा, ए बी साइन थीटा, ये क्या है, ये तो स्केलर है, अदिश राशि है, ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया ए बी साइन थीटा, और ये 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा एन कैप डॉट एन कैप। ठीक है, एन कैप डॉट एन कैप। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इधर देखिए ये क्या है, ये है ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसमें बनेगा क्या, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एन कैप डॉट एन कैप, ये क्या होता है, ये 1 होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है किन्हीं भी आप 2 वेक्टर का जब आप डॉट करते हैं तो क्या आता है, ये आता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे ए मतलब पहले वेक्टर का मॉडुलस जो कि 1 है, क्योंकि एन कैप क्या है दोस्तों, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है।
तो पहले वेक्टर का मॉडुलस, पहले वेक्टर का मॉड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, दूसरे का भी 1 हो जाएगा। और रही बात कॉस थीटा की, तो दोनों वेक्टर सेम है और हर वेक्टर अपने साथ कितने का एंगल बनाता है, 0 का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे कॉस 0 पुट कर देंगे और जैसे ही आपने कॉस 0 पुट किया टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, एन कैप डॉट एन कैप, तो ये 1 हो गया। ठीक, अच्छा अब हम इसकी बात करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, वही लौट के आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आ गया, ये देखिए इतना सा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो देखिए प्रूफ हो गया ये। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 पे। बोल रहे हैं कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, एक ही प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से अल्फा तथा 90 माइनस अल्फा के कोणों पर फेंकी जाती हैं। ठीक, ओके, इनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, पहले किसके बारे में बोल रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई के बारे में बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं क्षैतिज परास तथा उड्डयन कालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ओके, ये काम करने से पहले मैं एक डायग्राम बनाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने किया क्या है, जो क्वेश्चन में बोला गया था उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया गया है, मैंने दो वस्तुओं को फेंका है। ठीक है, पहले किसी वस्तु को फेंका अल्फा कोण से, ठीक है, प्रक्षेपण कोण मतलब क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाते हुए किस दिशा में हमने फेंका, ऐसी दिशा में फेंका जो क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बना रही है। ठीक है, तो क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाते हुए एक वस्तु को फेंका गया है, वो वस्तु अपना प्रक्षेप का पथ पूरा करके किसी बिंदु, इस बिंदु, ये कोई बिंदु मान लीजिए ना, इस बिंदु पे आके वो पृथ्वी पर गिरती है। ठीक, फिर हमने दूसरी वस्तु को फेंका, लेकिन अब की हमारा प्रक्षेपण कोण वो कोण होता है जिसके साथ हम लोग वस्तु को फेंकते हैं। ठीक है, अब की हमने 90 माइनस अल्फा के प्रक्षेपण कोण से वस्तु को प्रक्षेपित किया है या फेंका है। ठीक, वस्तु प्रक्षेप का पथ पूरा करेगी और फिर से वहीं पे आके गिरेगी, क्योंकि ये प्रक्षेप गति है तो वस्तु प्रक्षेप के पथ पर तो चलेगी डेफिनेटली। ठीक है, ओके, लेकिन देखिए मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है कि दोनों वस्तुएं एक ही पॉइंट पे गिर रही है, और क्यों ना गिरे, क्योंकि मैंने जब आपको बताया था प्रक्षेप गति का कॉन्सेप्ट, मैंने वहां पे क्षैतिज परास निकालने के बाद स्पेशल केस में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था कि सिद्ध कीजिए कि अल्फा और 90 माइनस अल्फा दोनों ही प्रक्षेपण कोणों के लिए क्षैतिज परास का मान बराबर होता है। और देखिएगा दोस्तों, जब हम इस क्वेश्चन में क्षैतिज परास का अनुपात निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्षैतिज परास का अनुपात 1 आ जाएगा, वहां से भी ये बात प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले निकलवाए थे। ठीक है, प्रक्षेप गति के लिए आपने 3 फॉर्मूले ड्राइव किए थे हमारे साथ। पहला फॉर्मूला ये था कि उड्डयन काल का सूत्र, दूसरा था अधिकतम ऊंचाई, तीसरा था क्षैतिज परास। ये तीनों ही फॉर्मूले केवल पूर्ण प्रक्षेप गति पर लगेंगे। ठीक है, पूर्ण प्रक्षेप गति पर लगेंगे, अर्ध प्रक्षेप गति पर नहीं लगेंगे। पूर्ण प्रक्षेप गति क्या होती है, देखिए पूर्ण प्रक्षेप गति, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। ठीक है, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि वो एक पूरे प्रक्षेप के पथ को पूरा करे। ठीक है, मतलब पृथ्वी के बिंदु से फेंकी जाए, जमीन से ही फेंकी जाए और लौट कर वापस जमीन पर आ जाए, इसको बोलते हैं पूर्ण प्रक्षेप गति। ठीक, यहाँ पे आपके जो फॉर्मूले आपने निकाले थे, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास, उड्डयन काल का सूत्र, ये सारे सूत्र यहाँ पे लग जाएंगे और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अर्ध प्रक्षेप गति क्या होती है इसको समझिएगा। मान लीजिए आप अपने घर की छत पर खड़े हैं। ठीक है, आपने क्या किया, अपने घर की छत से किसी वस्तु को फेंका, अपने घर की छत से आपने किसी वस्तु को फेंका, ठीक है, यू वेग से। अब क्या होगा, ये वस्तु, ठीक है, आके यहाँ पे गिर जाएगी। ठीक, जब ये वस्तु आके पृथ्वी पर गिरेगी, ठीक है, जब ये वस्तु आकर पृथ्वी पर गिरेगी, जरा इसको गौर करिए, इसने क्या किया, प्रक्षेप के पथ को केवल आधा तय किया है, जबकि इस वाली वस्तु ने देखिए प्रक्षेप के पूरे पथ को तय किया है और इस वाली वस्तु ने देखिए केवल आधे पथ को तय किया है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध प्रक्षेप गति। ये इस प्रकार की गति अर्ध प्रक्षेप गति होती है, ये पूर्ण प्रक्षेप गति होती है। यहाँ पे आपके तीनों फॉर्मूले, क्षैतिज परास, उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई, तीनों के फॉर्मूले यहाँ पे काम कर जाते हैं और क्वेश्चन ईजी हो जाता है। लेकिन अर्ध प्रक्षेप गति में वो वाले फॉर्मूले मत लगाइएगा, रिजल्ट गलत आएगा। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भाई अर्ध प्रक्षेप गति के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अर्ध प्रक्षेप गति के लिए हम लोग न्यूटन के गति के समीकरण की सहायता से काम करते हैं। ठीक है, ओके, तो जब समय आएगा इस पे भी क्वेश्चन है तो हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक, और अर्ध प्रक्षेप गति के क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा
लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी इक्वेशंस काम नहीं करती। ठीक, ओके, खैर जब इसकी बात करेंगे हम लोग तब देखेंगे उसको। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हम जानते हैं कि प्रक्षेप गति में वस्तु या पिंड की अधिकतम ऊंचाई का मान निम्नलिखित होता है। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था दोस्तों, वो क्या था? जो फॉर्मूला ड्राइव किया था अधिकतम ऊंचाई के लिए, वो था h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, लेकिन अगर हमारा प्रक्षेपण कोण थीटा ना होके अल्फा है तो क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? यहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने अल्फा पुट कर दिया और यहाँ पे हमने पहचानने के लिए अल्फा लिख दिया। एच अल्फा मतलब जब हमने अल्फा कोण से फेंका है तो अधिकतम ऊंचाई कितनी रही है ये। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 अब लिखेंगे। यदि प्रक्षेपण कोण 90 माइनस अल्फा हो तब क्या होगा? यदि प्रक्षेपण कोण 90 माइनस अल्फा हो तो क्या होगा? करना कुछ नहीं है, इसी में अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे? 90 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है, अपॉन में 2g। अब इसको जरा सॉल्व करिए, देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है दोस्तों साइन 90 माइनस अल्फा कितना होता है? कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, गुड। ठीक है, साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है। अब ये क्या बन जाएगा? ये कॉस अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक, अपॉन में 2g। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ये कॉस स्क्वायर में रिड्यूस हो गया। अब देखिए आपको बोला गया है इनका अनुपात निकालना है। पहले अल्फा कोण से जब फेंका है तो जो ऊंचाई है उसको ऊपर रखना है, और जो 90 माइनस अल्फा से फेंका है जो ऊंचाई आई है उसको नीचे रखना है। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 को ऊपर रखना है, समीकरण 2 को नीचे रखना है। तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2, ठीक है, या यूं कह लीजिए हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? h अल्फा डिवाइडेड बाय h 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे h अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g। ठीक, सिमिलरली h 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना आया था? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। देखिए u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो होगा h अल्फा माइनस h अल्फा डिवाइडेड बाय h 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, यहां देखिए साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर अल्फा। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया? h अल्फा डिवाइडेड बाय h 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, गुड है ना। बस इतना प्रूफ करना था, ये अनुपात निकालने को बोला था, अनुपात हो गया, बात खत्म। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी से यही काम सेम यही प्रोसेस अपनानी है क्षैतिज परास के लिए और उड़नकाल के लिए। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं। हम जानते हैं कि प्रक्षेप गति में पिंड या वस्तु के क्षैतिज परास का मान निम्नलिखित होता है। दोस्तों क्षैतिज परास को हम लिखते हैं r से, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है, ओके। अगर हमारा प्रक्षेपण कोण थीटा ना होके अल्फा है, जैसे हम बता रहे थे, हमने दो वस्तुओं को फेंका था ना, पहली वस्तु को अल्फा कोण बना के फेंका था, दूसरी वस्तु को 90 माइनस अल्फा बना के फेंका था। ठीक है, तो अगर हम पहली वस्तु की बात करते हैं जिसको हमने प्रक्षेपण कोण अल्फा पर फेंका था, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? सिंपली अल्फा आ जाएगा, क्योंकि भाई अगर थीटा कोण से फेंकते हैं तो वहां थीटा आता है, यहाँ हमने अल्फा कोण से फेंका है तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा आ जाएगा, ये आर अल्फा। ठीक, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि दोस्तों दो इक्वेशन हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। प्रक्षेपण कोण 90 माइनस अल्फा हो तब क्या होगा? ये हो जाएगा r 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, देखिए अल्फा की जगह क्या रखेंगे? 90 माइनस अल्फा रखिए, तो हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक, ओके, अपॉन में g। इसको देखिए यू स्क्वायर साइन को अंदर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 2 अल्फा अपॉन में g। और देखिए यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बन गया। ये कैसे बन गया? क्योंकि हमें पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि साइन 180 माइनस 2 अल्फा ये कितना होगा? साइन 2 अल्फा हो जाएगा, है ना। ओके,
चलिए ठीक है, अपॉन में ये बन गया हमारा जी, और ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है R 90 माइनस अल्फा की। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 4। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 बटे समीकरण 4 करना है। ठीक, यहां पे आ जाता हूं मैं, समीकरण 3 बटे समीकरण 4 लिखिए पहले। देखिए R अल्फा डिवाइडेड बाय R 90 माइनस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में g, u स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन में g। देखिए दोनों ही तो सेम है, ये भी कह रहा है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g, ये भी u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g, दोनों कट जाएगा, और जब दोनों कट जाएगा तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, वो होगा r अल्फा अपॉन में r 90 माइनस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ओके, तो ये आपका दूसरा वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे वाले पार्ट पे। ठीक है, उड़यन काल के लिए सेम प्रोसेस, बिल्कुल यही काम करना है। ठीक, काल का फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो क्या था, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में g। ठीक है, यही तो था। अच्छा, अब अगर हमारा प्रक्षेपण कोण थीटा ना हो के अल्फा हो तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ साइन 90 माइनस अल्फा, ठीक है, कितना बनेगा, साइन टी माइनस अल्फा, ये बन जाता है कॉस अल्फा। ठीक है, ये बन जाता है कॉस अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा ये कॉस अल्फा अपॉन में जी, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 6 से भाग कर दी, समीकरण 5 बटे समीकरण 6। 2u से देखिए 2u कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, कितना, t अल्फा डिवाइडेड बाय t ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, देखिए साइन अपॉन कॉस है ना, ये बना साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा। ठीक है, ओके, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन अल्फा, और ये जो बनेगा t ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई t ऑफ 90 माइनस अल्फा, और ये बन जाएगा tan अल्फा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अनुपात कितना आया, tan अल्फा, अधिकतम ऊंचाई का अनुपात कितना आया था, tan स्क्वायर अल्फा, लेकिन क्षैतिज परास बिल्कुल बराबर आए थे। ठीक है, यही वो चीज है जो मैं बोला था, वहां पे क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसके द्वारा तय क्षैतिज परास, ठीक है, पहले ये क्षैतिज परास की बात कर रहा है, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक है, दोनों समान है, तो उसे क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। और यहाँ पे आपको साइड में दे रखा है tan 76 डिग्री की वैल्यू 4। ठीक है, अच्छा, अब खैर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, करना कुछ नहीं है, जो बोल रहा है उसको समझिए। ठीक है, बोल रहा है कि आपने किसी कोण पर फेंका, मान लीजिए अल्फा कोण पर आपने वस्तु को फेंका। जब आप वस्तु को अल्फा कोण पर फेंकेंगे तो उसका क्षैतिज परास r और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h दोनों समान है। ठीक है, यानी r बराबर क्या है दोस्तों, h है, ये वो खुद कह रहा है क्वेश्चन में, तो हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए r की वैल्यू हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, ठीक है, इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, से g कटेगा और u स्क्वायर से u स्क्वायर कटेगा। ठीक है, कितना आएगा, अब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। ठीक, ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां करना क्या है, साइन 2 थीटा को हम ओपन कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन कट भी जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 कॉस थीटा बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाता है tan थीटा, ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 4। और देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है tan 76 डिग्री भी 4 के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा को तो ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे 4 की जगह क्या लिख देंगे, tan 76 डिग्री। अब कंपैरिजन कर लेंगे और कंपेयर करके थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी, 76 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कुछ खास नहीं था। ठीक है, बस जैसा कह रहा है उसको फॉलो करिए।
ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं 36 से 30 डिग्री कोण पर एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, उस बल का ऊर्ध्वाधर घटक आपको दिया गया है, बोल रहे हैं आरोपित बल का मान बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके माध्यम से ही आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम बना रहे हैं, इतना तो जान ही रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में 36 को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को हम लोग सामान्यतः क्षैतिज दिशा बोलते हैं, यानी ये क्या है, ये क्षैतिज दिशा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ठीक है, और वाई को हम लोग ऊर्ध्वाधर दिशा या इंग्लिश में बोले तो वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक, ये क्षैतिज, और देखिए कह रहा है 36 से 30 डिग्री कोण बना रहा है, ये है बल, ये है क्षैतिज दिशा, इनके बीच का कोण, ये वाला कोण बोल रहा है 30 डिग्री है, यानी ये वाला कोण जो बन रहा है ये वो कह रहे हैं कि 30 डिग्री है। ठीक है, बराबर 30 डिग्री। ठीक, थीटा कोण होता है दोनों के बीच का। ओके, अब बोल रहे हैं इस बल का ऊर्ध्वाधर घटक, देखिए घटक की बात आ गई तो हम क्या करेंगे, यहां इसके घटक लेंगे। घटक कैसे लेते हैं, वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पे, एक्स एक्सिस पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था वो यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक, लेकिन जो शॉर्टकट दोस्तों तभी काम करता है जब आप किसी भी वेक्टर को दो घटकों में वियोजित करें और वो दोनों घटक कैसे हो, परस्पर लंबवत हो, मतलब उन दोनों घटकों के बीच का कोण कितना हो जाए, 90 हो जाए। जरा इस चीज को यहाँ समझिएगा, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट किए, एक एक्स एक्सिस की दिशा में, एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्स अक्ष की दिशा में और वाई अक्ष की दिशा में दो घटक मिलेंगे, ये दोनों घटक आपस में लंबवत हैं कि नहीं, ये देखिए पूरा एंगल 90 होगा। तो बस जब भी आप किसी वेक्टर को, किसी सदिश को दो घटक यानी कि दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं और वो दोनों कंपोनेंट क्या हो, आपस में 90 का एंगल बना रहे हो, लंबवत हो, तभी ये शॉर्टकट काम करता है। ठीक, और शॉर्टकट क्या है कि वेक्टर जिस वाले घटक के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा वो वाला हिस्सा कितना आएगा, कॉस में आएगा, यानी ये वाला हिस्सा कितना आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा एफ कॉस थीटा, थीटा 30 है ना, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से, और जिधर से एंगल नहीं बन रहा है वो वाला हिस्सा कॉस हो जाएगा, तो सॉरी वो वाला हिस्सा साइन हो जाएगा, क्योंकि जिधर से कॉस बन रहा है, जिधर से एंगल बन रहा है वो तो कॉस हो गया, जिधर से एंगल नहीं बन रहा है वो साइन में आएगा, यानी ये बन जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। ठीक है, ओके, अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, आपसे कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक वो घटक होता है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में प्राप्त होता है। मैंने कहा ऊर्ध्वाधर दिशा है वाई अक्ष, तो वाई अक्ष की दिशा में जो घटक आया है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, और इसी का तो मान दे रखा है 200 न्यूटन, तो बराबर कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, तो लिखेंगे ऊर्ध्व का घटक का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर घटक, है ना, ऊर्ध्व घटक का मतलब ऊर्ध्वाधर घटक, तो बल का ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा, एफ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है 200 न्यूटन। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, दो लाइन में खत्म होने वाला है। ठीक है, cos 30 कितना हो गया, cos 30 हो जाएगा आपका अंडर रूट, साइन है ना, ये तो साइन है ना, इस ऊर्ध्वाधर घटक की बात कर रहा है तो ये साइन की वैल्यू दे रखा है, साइन 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 कितना होता है दोस्तों, साइन 30 डिग्री 1/2 है ना, यहाँ रख दीजिए 1/2 इज इक्वल टू 200। अब f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400। चलिए अब देखिए ये 400 आया है, ये f की वैल्यू आई है, f है क्या, फोर्स मतलब बल, तो मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए क्या करेंगे, इनसे बचने के लिए हम इसकी यूनिट लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, और फोर्स यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, न्यूटन। ठीक है, सिंपल। चलिए तो ये देखिए क्वेश्चन कितने इजी है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दो सदिश हैं, ठीक है, ए और बी, इनके परिमाण दिए गए कितने, 5 और 4। ठीक है, दो सदिश हैं, इनके परिमाण दिए गए हैं 5 और 4। ठीक है, तथा उनके बीच कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो बोल रहे हैं ए डॉट बी का मान बताइए। अच्छा, अब सदिशों के बिंदु गुणनफल को तो आप जानते ही हैं, सदिशों के बिंदु गुणनफल की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि भाई ए डॉट बी बराबर कितना होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन, इससे ज्यादा सरल क्या होगा। अब देखिए पहले वेक्टर का परिमाण दे रखा है 5, पहले ए की बात कर रहा है और यहाँ 5 दिया है, तो मतलब ए जो है ए का मॉडुलस, ए का परिमाण है 5, तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम 5। ठीक है, इनटू में बी की जगह पे 4 लिखेंगे, क्योंकि बी का परिमाण कितना है, यहाँ पे बी का परिमाण लिखना होता है और वो है 4।
तो यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, इंटू कॉस 30, क्योंकि एंगल कितना बोल रहे हैं 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 4 × √3/2। देखिए 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इतना हुआ 5 दूनी 10 और √3, ठीक है, और ये हुआ 10 × √3 की वैल्यू याद कर लीजिए कितना होता है, √3 बराबर 1.732 होता है, ठीक है। तो इस चीज का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 17.32, ठीक है, ये आया A.B। अब A.B है क्या, हमें पता कैसे चलेगा, कुछ पता नहीं है ना, कौन सी भौतिक राशि बन रही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे होगी, हम कुछ नहीं जानते। तो जब हम कुछ नहीं जानते तो हम यूनिट कैसे लिख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं मार्क्स कट जाते हैं। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है, आपको नहीं पता है कि A.B कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, मोमेंटम है ना, क्या है आप नहीं जानते। तो जब आप क्वांटिटी को नहीं जान रहे हो तो उसकी यूनिट कैसे लिख सकते हैं, तो यूनिट हम नहीं लिखेंगे, हम केवल, हमें पता नहीं ना, फोर्स होता तो न्यूटन लिख देते, वेलोसिटी होती मीटर/सेकंड, है ना, कुछ नहीं पता है तो क्या केवल यूनिट्स लिख देंगे, काम खत्म। हिंदी में यूनिट्स या इंग्लिश में यूनिट्स या हिंदी में आप मात्रक बोल दीजिए, यहाँ पे जो मात्रक लिखा है इसका मतलब यही है, ठीक है। तो यूनिट्स लिख के छोड़ दीजिए, अभी सही है, क्योंकि यूनिट कुछ ना कुछ होनी चाहिए, यहाँ पे जो भी यूनिट होगी वो यहाँ पे सपोज कर ली जाएगी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 10 न्यूटन का एक बल है, ठीक है, वो किसी वस्तु पर लग रहा है, और जाहिर बात है जब किसी वस्तु पे बल लग रहा है तो वो वस्तु क्या करना स्टार्ट कर देगी, मोशन यानी गति करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो 10 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु को बल की दिशा में, ठीक है, बल की दिशा में ही विस्थापित कर रहा है, तो कृत कार्य का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। फिर कह रहे हैं यदि बल और विस्थापन लंबवत हो तब क्या होगा, अच्छा, कार्य का मान निम्नलिखित होगा, ठीक, ओके। और देखिए कार्य जो है उसकी परिभाषा हम लोग ऐसे देते हैं कि W = F.S, ठीक है। F क्या होता है, बल, S क्या है, विस्थापन, ठीक है, बल और विस्थापन। और आपको पता है जब आप इसे ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा Fs cos थीटा, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, A.B करने पर जो AB cos थीटा आता है उसमें थीटा होता क्या है, थीटा होता है A और B यानी वेक्टर A वेक्टर B के बीच का कोण। इसी प्रकार यहां पे जो थीटा आएगा वो क्या होगा, F यानी कि बल और S यानी कि विस्थापन के बीच का कोण, ठीक है। लेकिन जरा इस वाले स्टेटमेंट को पढ़िए, इतने स्टेटमेंट को, 10 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु को बल की दिशा में, मतलब वस्तु को बल की ही दिशा में विस्थापित कर रहा है। अगर बल की दिशा ये है तो वस्तु का विस्थापन भी ये है, अगर बल की दिशा ऊपर होगी तो विस्थापन भी ऊपर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिशा बल की है वही दिशा विस्थापन की है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले केस में कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट वाला केस मान लेते हैं, ठीक है। देखिए और cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 F की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कितना आ जाएगा, W = 20, और ये क्या है, ये जूल है, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, ठीक है, मापन और मात्रक में। ओके, अब सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। कह रहे हैं कार्य का मान क्या होगा यदि विस्थापन लंबवत हो, सब कुछ वही है, विस्थापन 2 मीटर पहले भी था अभी भी है, और बल भी 10 न्यूटन का है, लेकिन केवल कोण 90 हो गया, मतलब बल ऐसे लग रहा है तो विस्थापन इसके जस्ट अबव या बिलो, है ना, मतलब 90 के एंगल पर लंबवत है, तब क्या होगा, वही चीज आएगी Fs cos थीटा। अब हम लोग सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं, F और S के बीच का कोण होता है थीटा, लेकिन लास्ट वाले में क्या बोल रहे हैं, यदि विस्थापन S बल F की दिशा के लंबवत हो, बल इस दिशा में, बल x एक्सिस में हो तो विस्थापन y एक्सिस में हो, तो कोण कितना बनेगा, लंबवत है दोनों, मतलब 90 बनेगा, ठीक है। cos 90 होता है 0, तो F और S की वैल्यू कुछ भी हो cos 90 पूरा 0 कर देगा, तो ये W = कितना आ जाएगा, 0, यानी कि कार्य होगा ही नहीं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तीसरा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे कार्य और गति वगैरह के बारे में। तो वहां पे हम जानेंगे कि कार्य, यही सारे फॉर्मूले पे बात होगी, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वहां भी हम बताएंगे कि कैसे कार्य 0 होता है और किन किन स्थितियों में कार्य 0 होता है, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक वस्तु है, ठीक है, उस पे 150 न्यूटन का बल लग रहा है और बल से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित हो रहा है, ठीक, विस्थापन 15 मीटर है, ठीक है। किए गए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। सेम
डेफिनेशन अप्लाई करिए, एफ डॉट एस, इसको आप ओपन करेंगे कितना आएगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। लेकिन थीटा बराबर यहाँ कितना है, 60 डिग्री है। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ का मान 150, एस का मान 15 और इसका मान कॉस 60 डिग्री। यहाँ लिख दीजिएगा सिंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ओके। और देखिए कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 इंटू 15 225, ठीक है, एक जीरो, और cos 60 होता है 1/2, इसको डिवाइड कर दीजिए पूरा, कितना आ जाएगा 1125, ठीक है। और ये आ गया कार्य का मान, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ पे मात्रक लिखना ना भूलें, ठीक है। बस इतना सा था ये, ठीक है, ओके। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन इजी है, ठीक है, बस यही क्वेश्चन, इतना सा कैलकुलेशन, और ये क्वेश्चन कम से कम 2 नंबर में आपको मिलेगा, ठीक है, और कहीं कहीं 3 में भी आ जाता है। तो देखिए टफ नहीं है, इजी है, ठीक है, इसको अप्लाई करिए। ओके दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हम लोग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।